सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का इस राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम कवर कर रहे हैं आपका फाउंडेशन बायोलॉजी। और जैसा कि आप सबको पता है, फाउंडेशन बायोलॉजी में ये जो हमारा लेक्चर चल रहा है अभी, उसका नाम है क्या? उसका नाम है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। ठीक है, अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र में हम जितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जाना कि भाई ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग या ऑर्गन जो होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? लंग्स नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं? लंग्स या फिर फेफड़े। उसकी हमने आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम या पूरे श्वसन तंत्र के थ्रू हमने आपके अंग को जाना जो हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, उनके बारे में डीपली स्टडी करी। फिर हमने बताया कि भाई कैसे आपके जो सांस जब हम लेते हैं, जैसे मतलब जब हम सांस लेते हैं, है ना, तो आप देखेंगे कैसे ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाती है और फिर लंग्स के थ्रू आपके कहाँ टिश्यू या ऊतक तक जाती है। उस बारे में हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, है ना। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि भाई आपकी जो बॉडी में लंग्स होते हैं ऑक्सीजन स्टोर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोर करते हैं, बोलो हाँ। तो जो मेनली उसका काम गैसों को स्टोर करने का होता है ना। मैंने आपको जो बताया था कि भाई अभी जो मैं कहा कि ऑक्सीजन स्टोर करते हैं, तो उसमें केवल ऑक्सीजन नहीं होती, वहाँ पर नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, और फिर और भी छोटी छोटी आपकी गैसेस होती हैं, बट जो नेग्लेजिबल होती हैं, यानी जिनको हम नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, अब आपके लंग्स में सारी गैसेस स्टोर करने का काम होता है ना। ये जो गैसेस हैं आपने स्टोर तो कर लिया, ठीक। इसके बाद इन गैस का आपकी बॉडी में यूज़ तो होगा, जब ही तो स्टोर हो रहा है आपकी बॉडी में गैस, है ना। तो इनका यूज़ कहाँ पे होता है? रेस्पिरेशन या फिर श्वसन में, जिसके अंतर्गत होता क्या है कि जो आपकी बॉडी में जो सेल है यानी कोशिका है, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग है, वो क्या करता है? श्वसन या रेस्पिरेशन की मेथड के थ्रू ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिलाकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिलाकर एनर्जी का निर्माण करता है। तो क्या केवल एनर्जी बनती है? नहीं भैया, एटीपी यानी एमिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी तो बनती है, साथ में आपके वाटर बनता है H2O, और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस जो आपका ऊतक यानी कि टिश्यू वाला भाग है, वहां से लंग्स तक लाने का काम भी कौन करता है? आपका इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा। मतलब आपकी बॉडी की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बाहर निकाली जाती है। अब थोड़ी सी कुछ बातें और रिवाइज करते हैं। हमने जाना कि जो ऑक्सीजन है वो आपके फेफड़े से टिश्यू यानी ऊतक तक कैसे पहुंच रहा था? भैया हीमोग्लोबिन के थ्रू, बोलो हाँ। मैंने बताया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर आपका जो CO2 है, क्या वो टिश्यू या ऊतक के जो सेल है, कोशिका जो है ना, हर एक छोटी छोटी सेल से मिलकर टिश्यू बना है, तो वो जो सेल है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा था, क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया CO2 निकाल रहा है? हाँ भैया, निकाल रहा है। कैसे? मैंने आपको बताया था कि आपका क्या बनेगा जब जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है एनर्जी बनाएगा एटीपी के रूप में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा और एनर्जी बनेगी। तो जो वहाँ से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगी। तो वो क्या केवल आपके रक्त में उपस्थित या रुधिर में जो ब्लड है उसमें जो हीमोग्लोबिन है, क्या केवल उससे निकलेगी? तो नहीं, उससे केवल 10 to 20% यानी 10 से 20% बस आपकी बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर किया जाता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और मतलब कैसे आपकी बॉडी में उसका परिवहन होता है या फिर ट्रांसपोर्ट होता है ना, इसके बारे में भी हमने जाना कि मैंने बताया भैया आपके प्लाज्मा में मिलता है, बोलो हाँ। फिर आपके बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भी होता है ना। कैसे बाइकार्बोनेट के फॉर्म में? मैंने बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, फिर वहाँ से भी बाहर निकलता है उस रूप में। ठीक है, तो ऐसे करके हमने जाना कि आपकी बॉडी में जो गैसों का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस वाला भाग था उसको हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अब आप देखेंगे उसके बाद हमारा नंबर 3 का पार्ट चल रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन। यानी कि श्वसन को हमने मेनली स्टार्टिंग में 3 भागों में बांट दिया था। बाह्य श्वसन में हमने पढ़ा था इनहेल और एक्सेल यानी आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस, बोलो हाँ। फिर सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस यानी गैसों का परिवहन, जिसमें हमने जाना कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो आपके जो लंग्स वाला एरिया है वहाँ से
आपके टिश्यू या ऊतक तक जाती है, फिर टिश्यू से वापस लंग्स तक आती है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इनके बारे में जाना। अब हमारा तीसरे नंबर का पार्ट चल रहा है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आपकी बॉडी में इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है भैया, मैंने बोला कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होके पहुंची कहां तक, टिश्यू या ऊतक वाले भाग तक। अब उस टिश्यू या ऊतक वाले भाग में ऑक्सीजन कम है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो हीमोग्लोबिन में क्या हो गया, यानी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगी, यानी ऊतक यानी टिश्यू के पास तक जाएगी, ठीक है। किस मेथड के थ्रू, विसरण या फिर आपका जो डिफ्यूजन होता है उसके थ्रू, ठीक है, बोलो हाँ। अब आगे हम जानते हैं कि भाई ये जो टिश्यू है जो कि ऑक्सीजन को ले रहा था, तो वो क्यों ले रहा है। तो मैंने आपको बोला भैया टिश्यू हर एक छोटी छोटी सेल या कोशिका से बनी है, बोलो हाँ। अब उस कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया आपके O2 के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब क्रिया करेगा, और क्या बनाएगा, एनर्जी यानी ऊर्जा का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का भी फॉर्मेशन करेगा, है ना। ये मैंने आपको बताया। तो जब वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके लिए ऑक्सीजन जा रही है कहाँ से, लंग्स से, है ना। तो आप एक बात ध्यान रखो कि ये जो लंग्स से ऑक्सीजन जा रही है ऊतक या टिश्यू वाले भाग में, तो एट द एंड कहाँ पहुंचेगी, टिश्यू या ऊतक में जाएगी, फिर उसको और जूम इन करो तो वो जाएगी आपके कहाँ पर, सेल या कोशिका वाले भाग में, फिर उसके और अंदर जो वहाँ पर साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य वाला कोशिका द्रव्य वाला एरिया होता है। मैंने आपको सेल या कोशिका में पढ़वा चुका हूँ कि ये साइटोप्लाज्म या जीव कोशिका द्रव्य वाला एरिया क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होगा कहाँ पर, आपके साइटोप्लाज्म में, उस माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा ये O2। इसलिए अब आप देखो आपका जो इंटरनल रेस्पिरेशन है, उस इंटरनल रेस्पिरेशन में आपके एट द एंड जो एनर्जी है वो बनाने का काम कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। और कहीं ना कहीं एक सेल, एक कोशिका योगदान दे रही है अपना एनर्जी बनाने में, है ना। और मेनली किस भाग में योगदान दे रही है, आंतरिक श्वसन में, इंटरनल रेस्पिरेशन में। इसलिए हम इंटरनल रेस्पिरेशन को कोशिकीय श्वसन या फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ऊर्जा या फिर एनर्जी का निर्माण करता है, किसके द्वारा, आपका जो किसके द्वारा करता है, आप देखेंगे चलो आप देखेंगे कि भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग है वो एट द एंड सेल में ही पाया जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कोशिकीय श्वसन भी नाम देते हैं। चलो तो पुराना कनेक्ट हो गया, नया आज का टॉपिक समझ में आ गया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके इस आंतरिक श्वसन या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन को, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो आंतरिक श्वसन में होता क्या है, ये तो मैं आपको पहले पढ़वा चुका हूं, जिसका नाम क्या है, बाह्य श्वसन, है ना, जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह रहे थे। इस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था कि ये जो बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, भाई ब्रीदिंग हो रही थी, पहले से पढ़ के आए हैं हम, है ना, पिछले लेक्चर में कवर करवा चुका हूं। अब आप देखो इस ब्रीदिंग के बाद, है ना, सेकेंडरी जो हमने पढ़ा उसको क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था गैसों का ट्रांसपोर्ट यानी कि गैसों का परिवहन, ठीक है, जो क्या हो रहा था, आपके रुधिर या रक्त वाले भाग से ऊतक या टिश्यू वाले भाग तक पहुंच रहा था, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, गैसों का परिवहन या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, है ना। किसके द्वारा हो रहा था, आपके हीमोग्लोबिन या फिर आपकी बॉडी में और जो चीजें हैं उनके द्वारा हो रहा था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो फिर तीसरे नंबर पे आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसे ही कहते हैं कि आपका आंतरिक श्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको हम कोशिकीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं, भाई ऊपर बता चुका हूं, है ना। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये एट द एंड ऊतक या फिर टिश्यू के आपके इसी वाले भाग में पहुंचेगा। ऊतक या टिश्यू बना कैसा है, खूब सारी कोशिका या सेल से मिलकर बना है, तो है ना, खूब सारी कोशिका या सेल से मिलकर बना है ऊतक। एट द एंड आपका कहाँ पर पहुंचेगा, एट द एंड आपका जो ऑक्सीजन है वो इसी कोशिका के पास पहुंचेगा, और कोशिका में भी आपके कहाँ पर पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में पहुंचेगा। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग है फिर आगे चल के क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा। अच्छा, कोशिका के पास पहुंच रहा है इसलिए उसको क्या बोले, कोशिकीय श्वसन या फिर सेल्युलर रेस्पिरेशन बोले, ठीक है। चलो अब आप एक चीज ध्यान रखना कि जब जो
आपका आपकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है, जिसने ऑक्सीजन को अपने अंदर लिया है और क्या बनाया है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया है। तो जब वो किसी ऊतक या टिश्यू के पास पहुंचेगा, जहां पर किसी ऊतक या टिश्यू के पास में पहुंचेगा, ऐसा ब्लड मतलब हीमोग्लोबिन युक्त ब्लड जिसमें क्या है, ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, ऐसा हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, उसको हमने क्या नाम दिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन परिवहन के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कहाँ पर पहुंचेगा, आपके ऊतक या टिश्यू वाले भाग में, बोलो हाँ। अब वहां पर अगर किसी जगह ऑक्सीजन की कमी होगी, है ना, ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन। और आपका जो हीमोग्लोबिन वाला एरिया है वो तो ऑक्सीजन को साथ में लेके ही चल रहा है ना, बोरी में रख के, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चली जाएगी ऑक्सीजन। मतलब अगर जो हीमोग्लोबिन है उसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो वो जहां कहीं से भी गुजरेगा वो ऑक्सीजन को बांटते चलेगा कि अच्छा, टिश्यू नंबर 1 तुम्हारे अंदर ऑक्सीजन कम है, ये लो पकड़ो। टिश्यू नंबर 2 तुम्हारे अंदर कम है, ये लो तुम भी पकड़ो। समझ आया, ये काम होता है। देखो तो यहाँ पर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, अब ये हीमोग्लोबिन दानी है भैया, तो इसने ऑक्सीजन को दे दिया। तो जब ऑक्सीजन को दे दिया, इट मीन्स कि वो टूट जाएगा वापस से किस में, हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन में, है ना। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, अब वो हीमोग्लोबिन के पास ना होकर कहाँ पर पहुँच जाएगी, आपके इस ऊतक या टिश्यू के इसी कोशिका वाले भाग में पहुँच जाएगी। ठीक है, इतना समझ आया। चलो, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन नाम देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपका, थोड़ी सी यहाँ पे कनेक्ट करो थोड़ी सी बातें। मैंने कहा भैया ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन पहुँच गया कहाँ पर, आपके इस ऊतक या टिश्यू के इस सेल वाले भाग तक, कोशिका वाले भाग तक पहुँच गया। अब वहाँ पर बैठे हैं कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, वहाँ पर आप देखो इस सेकेंड प्रोसेस का मतलब, ये जो सेकेंड प्रोसेस है उस स्टेज से स्टार्ट हो जाती है जब आपका ऑक्सीजन ऊतक या टिश्यू के पास में आ जाता है। तो अभी उस ऑक्सीजन को आपको रखना है अपने दिमाग में, और ये ध्यान रखना है कि ऊतक या टिश्यू जो है ऑक्सीजन लेकर बैठा है। अब थोड़ी सी बातें हम कनेक्ट करेंगे, फिर वो वाले कॉन्सेप्ट को उठाएंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करने वाले हैं किसके, इस खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। पहला वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, थोड़ी देर बाद कनेक्ट करेंगे उसको। देखो हम बात करेंगे किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, या फिर आपके खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के। इसमें ये जो डिफिकल्ट सा वर्ड है, इसका मतलब क्या है भैया, सीधा सीधा बस इतना ध्यान रखो आप लोग कि आपने जो, हमने इसके पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, बोलो हाँ, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जो खाना खाया, एट द एंड उससे क्या बना, ग्लूकोज, एनर्जी बनी। वो ग्लूकोज आपके सेल के अंदर जाकर स्टोर्ड है, सेल के अंदर जाकर क्या है, स्टोर्ड है। और जब वहां पर सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचेगी, तब वो ग्लूकोज जो है आगे चलकर टूटेगा और फिर एनर्जी बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से। ठीक है, तो उसी के आधार पर हमने इसको डिवाइड किया है कि भाई अगर अगर आपकी बॉडी में जो फूड है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक डाउन होता है, यानी आपकी बॉडी में जो फूड है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्रेक डाउन होता है और एट द एंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हमने नाम दिया क्या, आपका ऑक्सीश्वसन। अब इंग्लिश में एरोबिक रेस्पिरेशन। यहां से आप कनेक्ट कर पाओगे भाई इस ऑक्सी या फिर एयर जो वर्ड है ना, उसको ध्यान रखना है। एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर ऑक्सीश्वसन का पहला वर्ड ध्यान रखोगे, है ना, वहां पर किसकी जरूरत होती है, आपकी ऑक्सीजन की। आगे चल के दोनों को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका क्या, अनऑक्सीश्वसन, या फिर जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये अनऑक्सीश्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, जिसमें जहां पर फूड के आपके फूड से जो एनर्जी बनेगी, यानी कि ग्लूकोज से एनर्जी का फॉर्मेशन जब होगा, तो अगर आपके ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है वहां पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम अनऑक्सीश्वसन या फिर आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके दोनों को जानेंगे। भाई ये कुछ लिखा है, जान लेते हैं क्या लिखा है, कि कोशिका द्रव्य वाला जो भाग होता है उसमें
O2 की उपस्थिति में एंजाइमों के द्वारा खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके ऊर्जा मुक्त होती है। तो भाई मैंने आपको यही चीज तो बताई कि आपका जो सेल है, सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा, बोलो हाँ। सेल के अंदर आपका फूड पहुंचा, बोलो हाँ। ये जो फूड है ग्लूकोज के फॉर्म में पहुंचा। तो जब वो ऑक्सीजन जो है ना, वो ऑक्सीजन जब आपके खाद्य पदार्थ, मेनली आपके यहाँ पर ग्लूकोज की बात की जा रही है ना, उसके साथ मिलता है तो एक ऑक्सीकरण, या फिर इंग्लिश में आपके यहाँ पर लिखा होगा ऑक्सीडाइजेशन, एक मेथड होती है, वो वाली क्रिया होती है। ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, एट द एंड ऑक्सीजन और फूड मिलकर आप देखेंगे एनर्जी का प्रोडक्शन ही करता है ना। उसके बारे में ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपके जितने भी आपने जो भी फूड लिया है ना, वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और एट द एंड वो क्या बना रहा है, ऊर्जा या फिर एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो उसे ही हम क्या नाम देते हैं, उसे हम कहेंगे कि भैया आपके खाद्य पदार्थों का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। किनका, आपके जो आपके अंदर जो फूड स्टफ है उसका। अच्छा, यहाँ पर एट द एंड केवल छोटी सी एक पॉइंट ध्यान रखना है कि इस पूरे उसमें ग्लूकोज की मेन बात की जा रही है ना, जिसके द्वारा आपके क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। चलो, अब इसी को हमने दो भागों में बांट लिया कि भाई अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या नाम देंगे, और ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या नाम देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके दोनों को जानते हैं डिटेल से। सबसे पहले हम जानेंगे आपके अनॉक्सी श्वसन या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, है ना। अब ये अनॉक्सी श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, मैंने आपको बताया जहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो अब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक, तो फूड को यानी कि आप ऐसा समझो, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो फूड को एनर्जी में डायरेक्ट कन्वर्ट होना है। उस प्रोसेस में क्या होगा कि जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा ग्लूकोज जो होता है, मैंने अभी ऊपर आपको बताया, जो ग्लूकोज होता है ना, वो होता तो कोशिकीय ईंधन है, ये तो आपको उतना ध्यान नहीं रखना है। बस इतना समझो कि ये जो आपका ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज का पूरी तरह से विखंडन नहीं होता, यानी वो जो ग्लूकोज है आपकी बॉडी में, ठीक है, अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगी तो नाम देंगे अनॉक्सी श्वसन या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसमें आपका जो ग्लूकोज है वो कंप्लीट एनर्जी के फॉर्म में नहीं टूटेगा, यानी आंशिक रूप से टूटेगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया आंशिक विघटन होता है। चलो, इसके बाद क्या होगा, ये जो प्रोसेस है आपके, इनमें टोटल 12 टाइप के जो एंजाइम होते हैं उनके साथ कंप्लीट की जाती है। और ये प्रोसेस होता कहाँ पर है, मैंने बोला भैया ऑक्सीजन पहुंची नहीं पहुंची वो तो बात की कहानी है, लेकिन फूड तो पहुंचा ना, और फूड पहुंचा कहाँ पर, आपके बॉडी में जो सेल है, सेल का जो कोशिका द्रव्य है या फिर साइटोप्लाज्म वाला एरिया है, कौन सा, साइटोप्लाज्म वाला एरिया है कोशिका द्रव्य, वहां पर पहुंची क्या आपकी ये ग्लूकोज, है ना। और ऑक्सीजन नहीं है तो वो डायरेक्ट टूटेगा बट कंप्लीट रूप से नहीं टूटेगा, डायरेक्ट टूटेगा बट कंप्लीट रूप से नहीं टूटेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है जो मैं बोल रहा हूँ, क्या कि भैया आपका जटिल रासायनिक प्रोसेस हो गई, कॉम्प्लेक्स आपका केमिकल एक प्रोसेस होगी, जिसके द्वारा होगा क्या कि आपका जो ग्लूकोज है वो आंशिक रूप से या फिर थोड़ा ही क्या होगा, विघटित होगा, थोड़ा ही टूटेगा। चलो, कहाँ होता है भैया, 12 टाइप के एंजाइम होते हैं, कोशिका द्रव्य में कंप्लीट होता है, बोलो हाँ। इसके बाद ये जो प्रोसेस कंप्लीट हुई, ठीक है, जिसके बाद आपकी एनर्जी बनेगी, या फिर आप ऐसा समझो जिसके बाद आपका कुछ तो पदार्थ बनेगा। उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, उस प्रोसेस को हमने नाम दिया आपके ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। क्या नाम दिया, ग्लाइकोलिसिस। जिसमें होगा क्या, इस ग्लाइकोलिसिस में आप देखोगे कि भाई ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, तो अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज जो है उसका आंशिक विघटन होता है। समझ आया। और ये जो ग्लूकोज है जिसका आंशिक विघटन हो रहा है, तो अब फल स्वरूप बनेगा क्या, आप देखो, इससे बनेगा आपका क्या, अंतिम उत्पाद जो है वो पायरुविक एसिड या फिर पायरुविक अम्ल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, पायरुविक एसिड या फिर पायरुविक अम्ल बनेगा। अब इसके आगे की प्रोसेस को मैं एक चार्ट के थ्रू समझाऊंगा, जहां पर आपके तीनों चीजें दिखाई जाएंगी, यानी कि अगर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है तब क्या होगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तब क्या होगा, और अगर ऑक्सीजन
आंशिक रूप से प्रेजेंट होता है किसी सेल या कोशिका में, आंशिक रूप से प्रेजेंट होता है ना, यानी थोड़ी क्वांटिटी में, तब क्या होगा। लेकिन उसके पहले आप जानो, अब ये जो आपका पायरुविक अम्ल है, ये जो पायरुविक एसिड है, जो कि एट द एंड कैसे बन रहा है, आपके ग्लूकोज से बन रहा है, और जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो आपका पायरुविक अम्ल है, ये जो पायरुविक एसिड है, ये अगर आप देखेंगे ह्यूमन सेल है ना, तो अलग टूटेगा। लेकिन अगर प्लांट सेल है, आप ऐसा समझो, एनिमल सेल है तो अलग टूटेगा, बट अगर प्लांट सेल है तो अलग टाइप से टूटेगा। तो जानते हैं दोनों प्रोसेस को कि भाई आखिर अब ये पायरुविक एसिड आगे चलकर कैसे टूटेगा। अच्छा, कुछ नोट है क्या पढ़ने का? हाँ देखो, ये बात आपको ध्यान रखना है। कौन सी? ये जो मैंने बताया अनॉक्सी श्वसन या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, ये मेनली कहाँ पर होता है? तो आपकी बॉडी में जो गहराई पर स्थित या फिर जो डेप्थ में स्थित टिश्यू होते हैं, है ना, डेप्थ वाले जो टिश्यू या ऊतक होते हैं, वहां पर आपके इस टाइप का रेस्पिरेशन पाया जाता है। ठीक है, बोलो हाँ, पहली चीज। दूसरी बात कि जब हम, ये तो हमने बात करी किसका, मतलब गहराई पर स्थित टिश्यू या ऊतक, ये हमने बात करी किसका, आपका जो एनिमल सेल है उसकी। लेकिन प्लांट सेल में भी आप देखो ऐसे बीज जो अंकुरित हो रहे हैं, है ना, यानी ऐसे सीड्स जिनमें जर्मिनेशन की प्रोसेस हो रही है, इट मीन्स कि उनमें क्या होगा, कहीं ना कहीं वो बीज जो हैं धीरे धीरे विकसित हो रहे होंगे। तो वहां पर, अच्छा, उसके साथ में फल जो होते हैं, है ना, उनमें थोड़े समय के लिए, यानी वही अल्प समय के लिए आपका क्या देखने को मिलेगा, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर आपका अनॉक्सी श्वसन देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना है भाई ये नोट। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, अब हम बात करेंगे ये जो अनॉक्सी श्वसन है जिसमें आपकी एनर्जी बन रही है ना। अच्छा, ये जो अनॉक्सी श्वसन है जिसमें एनर्जी बन रही है, उसके बारे में हमें बात करना है, बोलो हाँ। लेकिन कुछ छोटी सी बात आपको इसके पहले एक ध्यान रख लो कि ये जो पायरुविक एसिड है, ठीक है, ये जो आपका पायरुविक एसिड है जो एट द एंड बन रहा था, कैसे, जब आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी और ग्लूकोज को टूटना पड़ रहा था ग्लाइकोलिसिस की मेथड के थ्रू, तो वो पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल बना रहा था। आगे चल के वो और भी टूटेगा, उसके बारे में जानेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है, क्या, कि अनॉक्सी श्वसन जो है भाई, श्वसन या रेस्पिरेशन कोई भी टाइप का हो, आपकी एनर्जी तो बनेगी एटीपी के रूप में, बोलो हाँ। तो एनर्जी जब बनेगी, तो अगर वहां पर अनॉक्सी श्वसन या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, तब आपकी एनर्जी जो है वो कम मात्रा में बनेगी। कैसे, देखते हैं। देखो, यहाँ पर जो है अनॉक्सी श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, उसमें जब एटीपी के थ्रू एनर्जी बनेगी, तब टोटल जो एनर्जी बनती है, तो आप देखो जो आपका ग्लूकोज होता है ना, उसके टूटने से ही एनर्जी बनती है। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होगी, तो वो ग्लूकोज क्या होगा, आंशिक रूप से विघटित होगा, यानी आपकी पार्शियल ब्रेकडाउन होगा उसका, ग्लूकोज का। और आप देखेंगे कि पूरे ग्लूकोज से लगभग केवल 7% ऊर्जा ही मुक्त हो पाती है, यानी ग्लूकोज जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ पूरी तरह से टूट जाएगा। लेकिन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, जो कि नहीं है किसमें, इस अनॉक्सी श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो वहां पर इस अनॉक्सी श्वसन में जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वहां पर ग्लूकोज कंप्लीट रूप से नहीं टूट पाएगा, और आप देखेंगे कि पूरे ग्लूकोज का केवल 7% ही ऊर्जा यूज हो पाएगी, है ना, 100% नहीं यूज हो पाती है। चलो, और बाकी क्या होगा भाई, अब बोलेंगे अगर 7% एनर्जी यूज हो रही है ना, तो आपकी बची हुई जो 93% एनर्जी है उसका भी तो कोई काम होगा। ठीक है, तो देखो, जो आपकी बची हुई एनर्जी या फिर शेष ऊर्जा है वो क्या होगा भैया, आपके पायरुविक अम्ल के बंधनों में ही संचित रह जाती है ना, और वो O2 के मिलने पर ही मुक्त होती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बची हुई आपकी 93% एनर्जी थी, 93% जो एनर्जी थी जिसको
ग्लूकोज जो है मतलब 100% एनर्जी बना रहा था, तो ऑक्सीजन नहीं मिली तो केवल 7% बना पाया। और ये बची हुई 93% एनर्जी किसके रूप में रहती है? अपने पायरुविक एसिड के फॉर्म में ही रहती है। और आप देखेंगे ये कब कंप्लीट रूप से डिसॉल्व होगी, यानी कब पूरी तरह से इसका काम होगा और एनर्जी निकाल के देगी ये, जब इसको ऑक्सीजन मिलेगा आपका। ठीक है, समझ आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप देखो कि जब भी आपका अनॉक्सी श्वसन होगा या फिर आपका ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, तब आप देखेंगे कि आपके टोटल 4 एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है। नॉर्मली आप देखेंगे भाई, नॉर्मली जो है ना 36 एटीपी मतलब 38 एटीपी एनर्जी का यूज होता है, जिसमें से आपकी 2 एटीपी यूज हो जाती है किसके द्वारा? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही। यानी ये जो प्रोसेस है ना, ये जो मेटाबॉलिज्म या फिर उपापचय क्रिया चल रही है जिसमें आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, उस एनर्जी प्रोड्यूस होने की प्रोसेस में ही 2 एटीपी एनर्जी क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है। तो एट द एंड अगर 38 एटीपी एनर्जी बनती है तो उसमें से 36 ही काम की रह जाती है ना। ये किसकी बात आई? ये बात आई जब आपका कंप्लीट रूप से एटीपी के रूप में एनर्जी फॉर्म होती है, यानी ये जो ग्लूकोज है ना, ये प्रॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या करता है? तोड़ता है अपने आप को और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तब आपके 38 एटीपी एनर्जी बनती है। लेकिन जब आपका ऑक्सीजन एब्सेंस है, अनऑक्सी श्वसन की बात की जा रही है, जब आपका ऑक्सीजन क्या है? एब्सेंट है, तो आप देखेंगे केवल 4 एटीपी एनर्जी का निर्माण हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भैया केवल 7% एनर्जी ही बन पाती है ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन नहीं होता है। तो 4 एटीपी एनर्जी बनी, बोलो हाँ, लेकिन उसमें से 2 एटीपी एनर्जी खर्च हो जाएगी। मैंने पहले ही बताया 2 एटीपी एनर्जी खर्च हो जाएगी किसमें? आपके इसी उपापचय या फिर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में, जिसके कारण क्या हो रहा है? आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, चलो अब आप देखो उसके बाद बची हुई जो 2 एटीपी एनर्जी है उसका हमें शुद्ध लाभ होता है, और आपके यही 2 एटीपी एनर्जी फाइनल रूप से बन के आती है, नेट गेन कहते हैं इसको, यानी शुद्ध रूप से बनकर आती है। कब? जब आपका एक अनॉक्सी श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें ग्लूकोज का 7% भाग कंप्लीट रूप से एनर्जी बना दे रहा था, लेकिन बचा हुआ 93% भाग क्या कर रहा है? वो तो भैया अभी भी पायरुविक एसिड के रूप में है। बचा हुआ जो 93% भाग है वो अभी भी पायरुविक एसिड के रूप में है, बोलो हाँ। और वो कब सही होगा? जब आपका ऑक्सीजन मिलेगा उससे, तब ऑक्सीजन के मिलने पर ही वो मुक्त होगा। तो इस बचे हुए पायरुविक एसिड की कुछ बातें हमें ध्यान रखना है जो कि आपके एनिमल सेल में अलग होती हैं, एनिमल सेल में अलग होती हैं और आपके प्लांट सेल में अलग होती हैं। आओ देखते हैं कौन कौन सी बात। देखो ये जो आपका पायरुविक एसिड है उसका हम अभी फ्यूचर देखने वाले हैं। ऊपर लिखा है ना पायरुविक अम्ल का भविष्य। तो होता क्या है, अगर आपकी जंतु पेशियां होंगी यानी कि एनिमल मसल होंगी, तो वहां पर जब आपका कंप्लीट रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पा, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंट है और आपका 93% जो पायरुविक एसिड है ना, वो बचा हुआ है और ऑक्सीजन तब भी नहीं मिला, तो क्या होगा? वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर इसका आपको फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। देखो कि भैया ग्लूकोज होता है क्या? C6H12O6। जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड के वो इससे बहुत मतलब जिनकी केमिस्ट्री अच्छी होगी वो इसको बहुत अच्छे से निकाल भी सकते हैं, है ना। चलो आप देखो C6H12O6 क्या होता है? आपका ग्लूकोज होता है, बोलो हाँ। अब वो ग्लूकोज आपके लैक्टिक एसिड में टूट जाएगा क्योंकि उसको पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन ही नहीं मिली उसको, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देखोगे केवल 150 किलो जूल एनर्जी। ये केजे का मतलब पता है ना, केजे का मतलब होता है किलो जूल एनर्जी, ध्यान रखना है भैया इस बात को। चलो केजे का मतलब होता है क्या? किलो जूल एनर्जी, ध्यान रखना इस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो ये जो हमने बात करी अपनी कि भाई जंतुओं की पेशियां होंगी तो वहां पर पायरुविक एसिड टूट जाएगा, किसमें? लैक्टिक एसिड में, और नीचे उसका फॉर्मूला दे दिया। लेकिन जब जंतु पेशी या फिर एनिमल मसल ना हो तब क्या होगा? तो भैया तब तो आपका क्या होगा? पौधे होंगे ना, मतलब प्लांट सेल होगी, प्लांट टिश्यू होंगे, बोलो हाँ। जब आपके
प्लांट टिश्यू होंगे तो उस प्लांट टिश्यू, यहाँ पर और भी देख लो भाई, पौधों के जो मांसल फल होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, फफूंद जो होती है आपकी, यानी कि मांसल फल यानी कि मतलब आपके वही फ्रूट्स हो गए, जीवाणु मतलब आपका बैक्टीरिया होगा, फफूंद मतलब आपका जो फंगी होता है उसको कहते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इन चीजों की, यानी कि आपका जो फल है, जीवाणु है और फफूंद है ना, अगर बात की जाए इन चीजों की जो कि किस में आते हैं, टाइप ऑफ मतलब प्लांट के ही भाग हैं, आप कुल मिला के देखोगे है ना, प्लांट सेल के ही सारे भाग होते हैं या फिर प्लांट टिश्यू के ही एट द एंड भाग होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप देखो, अच्छा उसके अलावा ये जीवाणु को अलग से ध्यान रखना है भाई, ये उसका पार्ट है नहीं बट इसको ध्यान रखना है। चलो देखो, अगर आपका पायरुविक एसिड इनमें से किसी के अंदर है तो एट द एंड वो क्या टूटेगा, वो टूटेगा आपका एथिल एल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। नीचे इसका फॉर्मूला लिखा है कि भाई ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज आपका अगर पौधे, फल, जीवाणु या फफूंद में है, जिसमें से जो पौधे, फल और फफूंद है ये तो प्लांट सेल का ही एग्जाम्पल है, जीवाणु या फिर जो आपका बैक्टीरिया होगा उसको आपको थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना है, ठीक है। इनमें जब आपके पायरुविक एसिड बनेगा तो वो एट द एंड क्या फॉर्म करेगा, आपके एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और 210 किलो जूल एनर्जी बनाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या, ग्लूकोज। चलो अच्छा, इस प्रोसेस को और कुछ नाम भी देते हैं, किस प्रोसेस को भाई, जब आपका पायरुविक एसिड जो है वो टूटेगा और टूट के एथिल एल्कोहल और CO2 नामक क्या बनाएगा, आपके पदार्थ बनाएगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे भाई, उस प्रोसेस को हम नाम देंगे शर्करा किण्वन या फिर शुगर फर्मेंटेशन। क्या नाम देंगे, शर्करा किण्वन या फिर शुगर फर्मेंटेशन। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल याद रखो, आपका जो खमीर उठता है ना तो उसमें जो यीस्ट होता है ना, उसमें भी एक टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, यानी वहां पर आप देखोगे कि उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है, उसके बाद भी वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। ऐसे ही रेस्पिरेशन को हम क्या नाम देते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी अनऑक्सी श्वसन, और उसके कारण ही आपका वहां पर खमीर उठता है और देखोगे कुछ मात्रा में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेम चीज ऊपर लिखी है भैया। चलो तो अभी हमने क्या पढ़ा, एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने जाना कि हमारी जो बॉडी होती है ना भैया, उसमें हमारी जो बॉडी होती है उसमें आप देखेंगे कि आंतरिक श्वसन होता है, बोलो हाँ। आंतरिक श्वसन में क्या होता है, आपके टिश्यू तक जो ऑक्सीजन पहुंचा है ना, अगर वो ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर चला गया और माइटोकॉन्ड्रिया से मिल गया तब तो ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया सेल में, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। लेकिन अगर टिश्यू जो है वो ऑक्सीजन को नहीं ले पाया और हीमोग्लोबिन आगे निकल गया बेचते हुए, समझ रहे हो, तो उस प्रोसेस में हम क्या नाम देंगे उसको हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें जो ऊतक या टिश्यू है वो ऑक्सीजन को नहीं ले पाएगा, ठीक। अब आगे हम जानेंगे कि भाई ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये जो आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसके बारे में हमने बात करी, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, तो ग्लूकोज जो है वो आंशिक रूप से विघटित होता है और ये पूरी प्रोसेस 12 एंजाइम के थ्रू कोशिका द्रव्य में होती है, आपके ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस नाम देते हैं उसको। पायरुविक एसिड में टूटता है आपका क्या, ये जो ग्लूकोज है। फिर आप देखेंगे कि जो ग्लूकोज है उसका 7% भाग तो एनर्जी बना देगा, लेकिन बचा हुआ 93% भाग क्या होगा, ऑक्सीजन की तलाश में बैठा रहेगा कि भैया जब ऑक्सीजन महोदय आएंगे तो हम क्रिया करेंगे और एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर होता क्या है, अनऑक्सी श्वसन में टोटल 4 एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है, जिसमें से 2 एटीपी एनर्जी खर्च हो जाती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, या फिर ऐसा समझो उसी एनर्जी बनाने की प्रोसेस में भी तो एनर्जी लगेगी ना, तो खर्च हो जाती है और बचती है आपकी कितनी, 2 एटीपी एनर्जी, ठीक है। फिर आप देखो जो पायरुविक एसिड यानी जो मेनली आपका 93% वाला भाग था वो कैसे टूटता है ना, वो पायरुविक एसिड कैसे टूटता है, तो अगर ये पायरुविक एसिड आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट है, यानी कि जंतु एनिमल जो टिश्यू होते हैं एट द एंड सेल से ही बनते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो टूटेगा लैक्टिक एसिड में, बोलो हाँ, और एनर्जी बनाएगा 150 किलो जूल। लेकिन अगर वही लैक्टिक एसिड आपका इनमें प्रेजेंट है तो वो टूटेगा किस में, एथिल एल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा साथ में, और
आपके 210 किलो जूल एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रोसेस को, यानी कि जो आपका मतलब एनिमल जो आपके टिश्यू हैं उनको छोड़कर अगर किसी में पायरुविक एसिड प्रेजेंट है तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, इस एथिल अल्कोहल बनने वाली प्रोसेस को हम नाम देंगे शर्करा किण्वन या फिर आपकी शुगर फर्मेंटेशन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम अपने उस दूसरे वाले भाग पर जाने वाले हैं। दूसरे वाले भाग पर मतलब आप देखेंगे कि जो ऑक्सी श्वसन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, अब हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। क्या लिखा है देखो, यह चरण आपके कोशिका या सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग होता है वहां पर कंप्लीट होता है। बोलो हाँ, मैंने बताया भाई माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, पहले से भी बताते आ रहा हूं, है ना। चलो फिर वहां पर क्या होता है, जो आपके पायरुविक एसिड बनेंगे। बोलेंगे भैया पायरुविक एसिड बनेगा ही क्यों, एक बार में क्यों नहीं टूट रहा ग्लूकोज। तो देखो आपकी बॉडी के अंदर जो मैंने छोटा सा नोट लिखवाया था उस पर जरा फोकस डालते हैं, है ना। मैंने बोला भैया आपकी बॉडी के अंदर गहराई में कुछ ऊतक या फिर टिश्यू स्थित होते हैं। बोलो हाँ, तो उन टिश्यू तक तो डायरेक्ट ऑक्सीजन कभी पहुंच ही नहीं सकती ना। तो वो टिश्यू या ऊतक सबसे पहले वो टिश्यू या ऊतक सबसे पहले ऑक्सीजन की तलाश में नहीं घूमेंगे। उस टिश्यू या ऊतक के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके आसपास खूब सारा भोजन है यानी ग्लूकोज है, वो उस ग्लूकोज को पहले तो पायरुविक एसिड के फॉर्म में तोड़ लेंगे और जितने ग्लूकोज से एनर्जी बन सकती है उतनी एनर्जी तो बना लेंगे। यानी सबसे पहले कोई भी हमारी बॉडी का जो आंतरिक ऊतक है, इनर टिश्यू है, वो कौन सी प्रोसेस करेगा, एनारोबिक प्रोसेस करेगा। ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, अब एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू आपकी क्या हुई, 7% ग्लूकोज का यूज हो गया, बचे हुए 93% पायरुविक में टूट गए। अब बारी आती है आपकी किसकी, इस एरोबिक रेस्पिरेशन की। जब आपका जो बचा हुआ पायरुविक एसिड था 93%, है ना, उनको जब कंप्लीट रूप से ऑक्सीजन मिलती है, यानी जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उतनी ऑक्सीजन मिल जाती है, तब वो क्या करते हैं, प्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एटीपी के रूप में, है ना। प्रॉपर एनर्जी बना देते हैं एटीपी के रूप में। और आप देखेंगे 38 एटीपी एनर्जी बनती है जिसमें से 36 आपका स्टोर होती है, अदर काम में आती है, और 2 एटीपी एनर्जी आपके इसी प्रोसेस में खर्च हो जाती है जो अभी आप पढ़ रहे हैं, है ना, पहले भी मैंने आपको कवर करवाया। चलो कुछ लिखा है भैया, जान लेते हैं क्या, कि देखो ये जो पायरुविक एसिड या फिर पायरुविक अम्ल है इसका पूर्ण ऑक्सीकरण या फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन या पूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब क्या है भैया, पूरी तरह से पच जाता है या डाइजेस्ट हो जाता है जो ग्लूकोज है वो, है ना, और बनाता क्या है, एट द एंड एनर्जी या फिर ऊर्जा का फॉर्मेशन करता है। चलो, और बनेगा क्या, आप देखोगे कि यहाँ पर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और उसके अलावा जल बनेगा। एक सेकेंड, हाँ कनेक्ट करवाता हूँ थोड़ा सा। ये जल बनेगा, ये तो भाई आपकी बॉडी में ऐसे ही निकल जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये जो CO2 है इसको निकालने के लिए हमने पहले प्रोसेस पढ़ के आए हैं कि भाई आपके लंग्स से O2 जा रही थी कहाँ तक, हीमोग्लोबिन के द्वारा, याद करो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के टिश्यू तक जा रही थी। हाँ, उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो यही एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद आप देखोगे जो बची मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई उसको बाहर निकलना है आपकी बॉडी से। हाँ, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके पूरी नहीं आ पाती, केवल 10 से 20% आ पाती है। तो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगी, मैंने आपको कवर करवाया था, याद करो, प्लाज्मा हो गया, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हो गया, सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, याद है, वो आपको ध्यान रखना है, उसके फॉर्म में आती है। अब एक चीज और, ये आपका जो CO2 भैया वो तो बाहर निकल गई, है ना, लेकिन यहां पर आपकी एक एनर्जी भी बनेगी, ऊर्जा भी बनेगी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एटीपी के रूप में, पहले से बताते आ रहा हूं भाई, है ना। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल जानते हैं। ये देखो, ये लिखा है कि यहां पर आपके टोटल, ऊपर लिख देता हूं बहुत छोटा है, 38 एटीपी एनर्जी आपकी बनती है। सही लिख रहा ना भाई, हाँ, 30 एटीपी एनर्जी बनती है, जिसमें से आपकी 36 एटीपी एनर्जी जो है, अच्छा इसके पहले वाली स्लाइड में भी लिखवा चुका हूं, वो आपकी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है एनर्जी के रूप में, और 2 एटीपी एनर्जी तो नॉर्मल इसी काम में ही यूज हो जाएगी, है ना, ये जो एनर्जी बन रही है उसी में यूज हो जाएगी। यहाँ पर छोटा सा नोट लिखा है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं कि भाई आपके आप देखेंगे
इस चरण में क्या होता है, 36 एटीपी एनर्जी आपको कंप्लीटली प्राप्त होती है। लेकिन होता क्या है, 30 एटीपी एनर्जी मिलती है जिसमें से 2 एटीपी यूज हो जाती है। अच्छा, ये लिखा है देखो, संपूर्ण श्वसन जो होता है यानी कि जब कंप्लीट आपका रेस्पिरेशन होता है तो वहां पर एक ग्लूकोज का जो अणु है यानी कि एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, भैया केमिस्ट्री का टॉपिक है, पढ़ाऊंगा वहां पर, मतलब एक ग्लूकोज जो है वो एक ग्लूकोज टूटता है और एट द एंड उससे 38 एटीपी एनर्जी बनाता है। कौन, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें से 36 एटीपी एनर्जी आपको शुद्ध रूप से यानी कि मतलब अच्छे से यूज आपके स्टोर हो जाती है और बची हुई 2 एटीपी एनर्जी यूज हो जाती है। चलो, तो ये तो आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात है क्या, हाँ ये देखो, ये जो आपके ऑक्सीश्वसन या फिर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे, इसका छोटा सा आपको इक्वेशन या समीकरण ध्यान रखना है। क्या है भैया, देखो मैंने आपसे बोला कि आपका जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो ग्लूकोज, उस ग्लूकोज का 7% भाग तो टूट जाएगा किसमें, आपका जब एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अनॉक्सीश्वसन होगा तब, और एनर्जी बन जाएगी। लेकिन जो बचा हुआ ग्लूकोज है जो कि पायरुविक एसिड के फॉर्म में है ना, उसको जब कंप्लीट ऑक्सीजन मिलेगी, है ना, उसको जब कंप्लीट ऑक्सीजन मिलेगी तब आप देखोगे कि वो ऑक्सीजन आपका टूट जाता है और एनर्जी बनाता है। कितनी एनर्जी बनाएगा भाई, आप देखोगे कि कितना लिखा है, 2830 यानी कि 2830 किलो जूल एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या बनाएगा भैया, आपके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को भी बनाएगा। अब बोलेंगे सर इन सबके सामने आपने 6 क्यों ऐड किया हुआ है, तो ये टॉपिक है आपका केमिस्ट्री का, जहां पर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं, है ना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। तो जब हम वो पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो आपको समझ आ जाएगा, और फिर जब आप वो पढ़ने के बाद यहाँ पर दोबारा आओगे तो आपको कोई डाउट नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मैं रासायनिक समीकरण अभी पढ़ाने बैठा तो भैया समझ रहे हो, आपका केमिस्ट्री जो है वो भी चलने लगेगा साथ साथ में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ आपको छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, क्या कि देखो कुल एनर्जी या कुल ऊर्जा जो होता है उसका लगभग 55 से 60% जो ऊर्जा होता है वही जीवों को उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, और शेष ऊर्जा का क्या होता है भैया, बची हुई जो एनर्जी है वो ऊष्मा या हीट के रूप में आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ओ भैया धोखा देखो होता क्या है, मैंने बोला कि आपकी बॉडी में भैया एक ग्लूकोज का जो अणु है उसने एनर्जी बनाई कितनी, उसने एनर्जी बनाई मतलब 2830 किलो जूल एनर्जी बनाई। अब इस एनर्जी में से लगभग 55 से 60% पर आपकी बॉडी में यूज होगा, और भैया आपकी बॉडी को गर्म भी तो रखना है ना, उसमें भी तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, रेगुलर एनर्जी वो हो रही है। ठीक है, तो आप समझो कि ऊष्मा ऊर्जा या फिर हीट एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाती है शेष एनर्जी आपकी बॉडी से, इतना ही ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद छोटा सा आपको कुछ डिफरेंस अब कवर कर लेना है। कैसा डिफरेंस भैया, अभी हमने आज क्या कवर किया है आपका, हमने बताया है कि कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, बोलो हाँ। फिर हमने पढ़ा कि कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, बोलो हाँ। तो जब हमने बात करी इस एरोबिक और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन की, यानी अनऑक्सीश्वसन और ऑक्सीश्वसन की, तो आप देखोगे इनके बारे में डिफरेंस डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, जिसके थ्रू आप खुद देख सकते हो कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है ना, मतलब दोनों में क्या बेसिकली डिफरेंस है, तो आप आगे चल के कंफ्यूज नहीं होगे। देखो ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन जो है वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित होता है, बता चुका हूं, है ना, लेकिन अनऑक्सीश्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्या भैया, ये प्रक्रिया आपकी कोशिका द्रव्य में कंप्लीट हो जाती है, कौन सी, अनऑक्सीश्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन, बोलो हाँ। लेकिन ये जो प्रोसेस है ऑक्सीश्वसन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, ये आपकी
इस कोशिका द्रव्य में या फिर साइटोप्लाज्म में कंप्लीट नहीं होती। इस साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में जो माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है उसके अंदर जाकर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो देखो प्रथम चरण में होगी प्रोसेस कहां पर, कोशिका द्रव्य में, जिसमें आपका ग्लूकोज टूटेगा, 7% एनर्जी बनी और बाकी बचे हुए 93% जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, फिर आप देखोगे दूसरा चरण आएगा, मतलब सेकेंड प्रोसेस आएगी, जिसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, बचे हुए 93% पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करेगा किसमें, एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, चलो फिर क्या ध्यान रखना है भाई, इसमें जो ग्लूकोज होता है उसका आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है, बता दिया भैया, लगभग 7% ही टूटता है ना। और क्या बनता है आपका, पायरुवेट बनता है, एथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड बनता है, बोलो हाँ। चलो आप देखो, अच्छा एक छोटा सा कंफ्यूजन होगा आपको कि सर एथेनॉल और लैक्टिक एसिड कहाँ बन रहा था, तो याद करो, अगर प्लांट सेल थी और अगर आपका बैक्टीरिया था, जीवाणु था, ठीक है, तब आपका क्या बन रहा था, एथेनॉल बन रहा था, बोलो हाँ। लेकिन उसी जगह जब आपका क्या है, एनिमल सेल थी, ठीक है, तो वहां पर क्या बन रहा था, लैक्टिक एसिड बन रहा था। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आप कवर कर सकते हैं कि भाई जब आप कभी रनिंग करते हैं, ठीक है, तो रनिंग करते करते एक टाइम ऐसा आता होगा जब आपके पैर जो हैं वो पीछे की ओर उठना बंद हो जाते होंगे और आपको लगेगा सर पूरी बॉडी कसी कसी सी चल रही है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, देखो आपने ऑक्सीजन लिया अंदर, मतलब आपने सांस ली, तो जितनी भी गैसेस थी अंदर गई, अब वहां से ऑक्सीजन जो है वो विसरण या फिर आपके डिफ्यूजन मेथड के थ्रू आपकी किस में गई, जो केशिकाएं था, है ना, कैपिलरीज थी, वहां पर पहुंची, है ना। फिर उस केशिकाओं से एट द एंड होती हुई आपके ब्लड के थ्रू ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर वो ऑक्सीजन कहां पर पहुंची, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंची, बोलो हाँ, सेल यानी ऊतक के इसी वाले भाग में पहुंचेगी, है ना, एट द एंड, सॉरी, जो आपका ऊतक या टिश्यू वाला भाग है वहां तक पहुंची, फिर एट द एंड उसको जाना सेल के अंदर ही है ना। तो आप देखोगे कि अगर आपकी ऑक्सीजन कंप्लीट रूप से, आपकी बॉडी में जो लंग्स में ऑक्सीजन है वो कंप्लीट रूप से इस ऊतक के पास, इस टिश्यू के पास नहीं पहुंच रही है, तो ऐसे में ये जो ऊतक या टिश्यू हैं भाई, इनको तो एनर्जी बनाना है ना, क्योंकि आप रनिंग कर रहे हो तो एनर्जी की रेगुलर नीड है आपकी मसल में, और मसल किससे बनी है, छोटी छोटी ऊतक या टिश्यूज से मिलकर बनी है, बोलो हाँ। तो हर एक टिश्यू या ऊतक जो कि खूब सारी सेल से मिलकर बना है, वो एट द एंड क्या करेगा, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो बिना ऑक्सीजन के ही वो क्या करेगा, एनर्जी बनाने लगेगा। लेकिन बिना ऑक्सीजन के जब एनर्जी बनती है तो मैंने बोला कुल आपके ग्लूकोज का केवल 7% ही यूज हो पाता है और बाकी बनता है क्या, पायरुविक एसिड। ठीक है, और ये पायरुविक एसिड एट द एंड जंतु कोशिका या फिर आपके एनिमल सेल में क्या फॉर्म करता है, लैक्टिक एसिड। यानी कि जब आप बहुत दौड़ते हो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होने के बाद आप देखोगे कि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज था वो पायरुविक एसिड में टूटने के बाद लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, लैक्टिक अम्ल फॉर्म कर लेता है, जिसके कारण आपकी बॉडी जो है वो जाम चलने लगती है, यानी कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है आपको, अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आपको पैर को हिलाने में। अच्छा, सेम चीज जिम वालों के साथ भी होती है कि भाई एक टाइम तो वो क्या करेंगे, खूब, आपने सोचो आपने बहुत अच्छी बाइसेप की एक्सरसाइज मारी है ना पहले दिन जाकर कि अरे आज तो खूब वर्कआउट करेंगे, एट द एंड शाम होते होते आपके जो हाथ हैं वो प्रॉपर सीधे नहीं हो रहे, है ना, सीधे नहीं हो रहा है और वो ऐसे ही हैं, समझ रहे हो, ऐसे टेढ़े ही हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है कि आपके यहाँ की जो मसल है, ठीक है, वहां पर जो टिश्यू या ऊतक प्रेजेंट थे उनमें लैक्टिक एसिड जम गया था, जिसके कारण से वो सीधे नहीं हो पाएंगे और क्या रहेंगे, थोड़े से खिंचे हुए रहेंगे। भाई ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू कनेक्ट हो गया होगा लैक्टिक एसिड वाला। चलो, लेकिन जब आपकी बॉडी में कंप्लीट ऑक्सीजन मिलती है तो वो जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी वो ग्लूकोज पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एट द एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखो कि अनऑक्सीशोचन या एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपके कितने 2 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि टोटल 4 एटीपी एनर्जी बनती है।
जिसमें से 2 एटीपी एनर्जी आपकी क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है, और मोस्टली आपके 2 एटीपी एनर्जी ही बच पाती है। चलो, लेकिन उसी जगह जब बात की जाएगी आपके ऑक्सीशोषण में, तो वहां पर 38 एटीपी एनर्जी बनती है, और उस 38 एटीपी एनर्जी से 2 एटीपी खर्च हो जाएगी, और आपको 36 एटीपी एनर्जी का क्या एमिनो ट्राइफॉस्फेट का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी कि इतनी मात्रा में आपकी बॉडी में एनर्जी बचती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, एक ग्लूकोज का जो अणु होता है, यहां से केवल 54 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको दे पाता है। कब? जब आपका अनॉक्सी श्वसन या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तब। लेकिन ग्लूकोज का जो एक अणु है, जब वो प्रॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा, तो वो आपको प्रॉपर कितनी एनर्जी देगा, जितनी मिलनी चाहिए, यानी 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। इतनी एनर्जी आपको मिलती है ना। यही चीज आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि भाई जब एक ग्लूकोज का केवल 7% एनर्जी बन रहा है, कब? जब आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, पीछे हमने पढ़ के आया है, तो वो क्या करेगा, इतनी एनर्जी देगा। लेकिन जब कोई ग्लूकोज है जिसको कंप्लीट रूप से ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो क्या करेगा, प्रॉपर एनर्जी का फॉर्मेशन कर देगा, जितनी वो कर सकता है या फिर जितनी उस ग्लूकोज की कैपेसिटी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने छोटी सी कुछ बातें बताई भाई। अच्छा, ये आपको वहां पर नहीं पढ़ाया गया था क्या, कि ये अनॉक्सी श्वसन कहाँ पर होता है और ये ऑक्सी श्वसन कहाँ पर होता है। मैंने बस इतना बताया था कि आपकी बॉडी के जो डीप में या ऑर्गन स्थित होते हैं ना, टिश्यूज होते हैं, तो वहां पर आपके क्या देखने को मिलता है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर प्रेशर के कारण आप देखेंगे कि कंप्लीट रूप से क्या नहीं पहुंच पाता है, आपके ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, तो वहां पर क्या देखने को मिलता है आपको, एनारोबिक रेस्पिरेशन। बट एट द एंड आपको वहां पर भी कुछ हद में क्या देखने को मिलेगा, ये अनॉक्सी श्वसन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल ध्यान रखते हैं भाई इसका। देखो, क्या आपके जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, उसके अलावा जो यीस्ट होता है, जो मैंने बताया खमीर उठाने में, जब आप डोसे का, इडली का वो फुलाते हो, है ना, मिक्सचर आपकी मम्मी लोग फुलाती होंगी, तो उसमें जो खमीर उठता है वो क्यों उठता है, क्योंकि वहां पर यीस्ट प्रेजेंट होता है। क्या? यीस्ट प्रेजेंट होता है। और इसमें आपका क्या होता है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर अनॉक्सी श्वसन ही होता है। फिर इसके बाद आप देखोगे, जो हमारे आंत में परजीवी या फिर पैरासाइट होते हैं, उनमें भी आपके अनॉक्सी श्वसन या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, चलो, ये ऑक्सी श्वसन कहाँ पर होगा भैया, आपके एनिमल्स में और प्लांट्स में होगा, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें कवर करी भाई, यहाँ पर हमने देख चुके हैं। देखो, सबसे पहले हमने जाना कि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, बोलो हाँ, वो कहाँ पहुँचता है, आपकी बॉडी के हर एक सेल में जाकर छोटे छोटे भाग में जमा हो जाता है। ठीक है, अब वो जो ग्लूकोज है ना, वो आपकी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस मेथड के थ्रू किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। बोलो हाँ, ये मैंने बता दिया। अब ये पायरुविक एसिड जो है, ये कंप्लीटली आपकी बॉडी में घुलेगा या फिर मतलब ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली घुलेगा या फिर ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली नहीं घुलेगा। इस प्रोसेस के हिसाब से इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया। ठीक है, एक का नाम था भाई, अगर ऑक्सीजन उपस्थित हो तो उसे हमने क्या बोला, ऑक्सी श्वसन पढ़ के आए हैं। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो दूसरे कुछ और पार्ट बनाएगा आपका ये पायरुविक एसिड, और उसको हमने नाम दिया क्या, अनॉक्सी श्वसन। तो देखो, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो अनॉक्सी श्वसन बोला, और उसके बाद ये क्या बनाएगा आपका, मैंने बताया था ये आपका देखो, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है यहाँ पर। बोलो हाँ, कहाँ कहाँ पर होता है, ये होता है आपका यीस्ट में। ठीक है, यीस्ट में क्या बनाता है, एथेनॉल बनाता है। बोलो हाँ, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और 2 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। ये किस में,
यीस्ट वाले भाग में। लेकिन इसी जगह पर जब आपका पेशी या फिर मसल की बात की जाएगी, वो भी किसका, ह्यूमन बॉडी के, एनिमल की, तो वहां पर ये क्या फॉर्म करेगा, इस पायरोविक एसिड से बिना ऑक्सीजन के लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और 2 एटीपी एनर्जी बनेगी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया विथ एग्जांपल। चलो, लेकिन इसी जगह जब आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब आप देखेंगे पूरी प्रोसेस आपकी एट द एंड 2 स्टेज में कंप्लीट होगी। पहली स्टेज होगी आपकी जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जहां पर वो इस पायरोविक एसिड में टूट रहा है। फिर दूसरी प्रोसेस होगी आपकी इस माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में, जहां पर वो किस रूप में टूटेगा, आपके ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें से 36 एटीपी यूज हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा क्या, आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना भी है कि कैसे आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है या फिर कैसे आपकी जो लंग्स में ऑक्सीजन आ रही थी, ठीक है, उसका क्या योगदान होता है, कैसे वो आपकी टिश्यू में जाता है और टिश्यू में जाने के बाद वहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये हमने जाना। अब इसके बाद अच्छा, एक छोटी सी बात ये देख लो भैया कि जो आंतरिक श्वसन होता है, यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है, वो एक इंजन के जैसे काम करता है, जो क्या करता है, आपके शरीर में भोजन को एनर्जी में या फिर एटीपी के रूप में कन्वर्ट करता है। एट द एंड क्या कर रहा है, ये जो ग्लूकोज है कहाँ से आया, आपने भोजन खाया, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, अवशोषण हुआ, और फिर वो आपके सेल के हर एक भाग में गया, मतलब आपकी बॉडी के हर एक छोटे छोटे सेल में गया और ग्लूकोज बना लिया। बोलो हाँ। अब वही ग्लूकोज आगे चल के इन मेथड के थ्रू क्या कर रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में भाई इतना ही। आप सभी से मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम जानेंगे आगे कुछ प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा, और फिर आपका ये श्वसन तंत्र या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।